हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम फिर से एक बार नए वीडियो में उपस्थित हैं आपके साथ। ये है घटना चक्र का एक सामान्य अध्ययन का पूर्वावलोकन। विशेषांक है और सब्जेक्ट है सामान्य भूगोल का। सामान्य भूगोल का यह सब्जेक्ट है और हम भारत के भूगोल पे बात करने वाले हैं। भारत के भूगोल पे तो इसमें से हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ पर ला रहे हैं। तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर वन कुछ इस प्रकार से है, आइए देखते हैं। लिखा है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये तो आप जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान है, बट क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य का पहला स्थान है और उसमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका क्षेत्रफल चारों राज्यों का, जिसमें कि नंबर 1 पे है राजस्थान, नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे है महाराष्ट्र और नंबर 4 पे है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। जिसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो ये भारत का नक्शा है, अगर हम इसको लेके चलें तो ये हमारा भारत का नक्शा रहेगा और इस तरह से ये हमारा भारत है। और ये इस तरह से जाएगा। ये आपका अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सारा कुछ लेकर के ये यहाँ तक ऐसे आएगा भारत। ठीक है, आइए, ये हमारा यूपी है नंबर 1 पे। मैप पे देखते हैं एक बार। ये है हमारे भारत का मैप। तो नंबर 1 की पोजीशन पे क्षेत्रफल के आधार पे किसका है? राजस्थान का। ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन सा है? नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश। नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे महाराष्ट्र है। और नंबर 4 पे क्या है? हमारा यूपी है। नंबर 4 पे यूपी, नंबर 4 पे। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये वाला, इसको विदर्भ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदर्भ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विदर्भ किस राज्य का क्षेत्र है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक ज़िले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ज़िले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं, महाराष्ट्र में 36 ज़िले हैं, ठीक है, और तमिलनाडु में 38 ज़िले हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो अगर इनको अरेंज करना हो तो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश, यानी किसका नाम आएगा? सबसे पहले यूपी, उसके बाद आपका आएगा तमिलनाडु, उसके बाद आएगा तमिलनाडु से पहले आएगा एमपी, यूपी के बाद एमपी, फिर तमिलनाडु और फिर आपका आएगा महाराष्ट्र। फिर क्या आएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसी से नीचे जस्ट है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, ये लद्दाख का ज़िला है। कच्छ, ये गुजरात का ज़िला है। जैसलमेर, यह राजस्थान का ज़िला है। बाड़मेर, ये भी राजस्थान का ज़िला है। तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है? तो इसमें से कौन सा बड़ा है? विकल्प नंबर 2, कच्छ, गुजरात का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य है। लिम्बू, कार्बी, डोंगरिया, कोंध, बोंडा। इधर राज्य है सिक्किम, हिमाचल, ओडिशा, तमिलनाडु। दिया है उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो आइए इसका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल में कुछ इस प्रकार से है, लिम्बू या याकथुंग जनजाति सिक्किम में, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। ठीक है, कार्बी यानी मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी एंगलांग जिले में इनका सघन वास है। डोंगरिया कोंद जनजाति का संबंध ओडिशा से है और बोंडा जनजाति का संबंध भी ओडिशा से है। तो इसका मतलब ए विकल्प, यानी सही सुमेलित कौन कौन से हैं? सही सुमेलित हैं ए, 1 और 3, यानी 1 और 3। लिम्बू यानी सिक्किम, सही बात है, और डोंगरिया कोंद यानी उड़ीसा।
बोडा का भी उड़ीसा से ही है, तो ये आपकी तमिलनाडु विकल्प जो है गलत है। और जो कार्बी है वो कार्बी एंगलोंग, इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है असम से, तो ये असम से होना चाहिए था, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पे हिमाचल दिया हुआ है, तो ये भी क्या है? रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग है। आइए एक बार देख लेते हैं मैप पर, ठीक है। मैप पे ज़रा देख लेते हैं ताकि याद रहे। ये हमारा मैप है और सबसे पहली जनजाति क्या है? सबसे पहली जनजाति है वो लिम्बू है। लिम्बू कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। उसके बाद है कार्बी एंगलोंग, ये असम में है, यहीं पे असम है। उसके बाद है डोंगरिया कोंद, ये उड़ीसा में है। और उसके बाद बोंडा, बोंडा भी कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यमुना नदी, निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। यमुना की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए, यानी वेस्ट टू ईस्ट व्यवस्थित करना, अरेंजमेंट करना है। बेतवा, सिंध, केन, चंबल। बेतवा, सिंध, केन और चंबल। बेतवा, सिंध, केन और चंबल। तो आइए देखते हैं इसका क्या रहेगा। ये आपका है गंगा नदी तंत्र, ये गंगा नदी तंत्र है, ये बेसिन है। और ये हमारी भागीरथी और अलकनंदा यहाँ मिलती है, यहाँ से फिर गंगा कहलाती है। ये गंगा नदी इस तरह से आ रही है और ये हमारी यमुना नदी आ रही है। तो यमुना की सभी नदियाँ इस तरह से हैं। सबसे पहले यानी सबसे वेस्ट में, सबसे पहले यानी सबसे वेस्ट, थोड़ा जूम करते हैं, ये यमुना नदी आ रही है सबसे वेस्ट में। ये आपकी क्या आ रही है? यमुना नदी, राइट। सबसे वेस्ट में चंबल, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा और उसके बाद जो है केन नदी। ये तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी। चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो सिंध नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, लेकिन काली सिंध ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की। तो हम पश्चिम से पूर्व सबसे पहले जो अरेंजमेंट करेंगे वो किसका करेंगे? सबसे पहले हमारा रहेगा इस तरह से, सबसे पहले चंबल, उसके बाद सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये रहा आपका इसका। यमुना नदी की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार से है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती है, अंत में यमुना में मिल जाती है। तो विकल्प नंबर 1 है, 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? रावी की, चेनाब की, झेलम की या ब्यास की? तो ये इसका आंसर होगा सी, झेलम की। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। आइए देखते हैं इस प्रकार से, ये जो आपका एरिया है ये ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे करके, ये इंडिया का पार्ट है और ये ऊपर इंडिया का इस तरह से पार्ट आप देख रहे होते हैं। तो ये हमारा श्रीनगर है, ये पॉइंट श्रीनगर है। तो श्रीनगर से थोड़ा सा आगे बेरीनाग स्थान के पास ये झेलम नदी निकलती है और श्रीनगर से किनारे बसा हुआ है। बुलर झील भी आगे चल के इसी में बन जाती है। ऑक्सबाउ लेक मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है बुलर झील। और फिर ये जो बॉर्डर सीमा देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की, ये वाली सीमा कौन बनाती है? झेलम नदी बनाती है। किशन गंगा नदी का जो है उद्गम जो है दाहिनी तरफ से, इसका मिलन होता है झेलम में, वो दाहिनी तरफ से होता है। इसका जो है सोनमर्ग के पास, ये यहाँ पे सोनमर्ग है, सोनमर्ग के पास से किशन गंगा नदी का उद्गम होता है और आगे चल के यह आगे चल के कहाँ मिल जाती है? झेलम नदी में। तो किशन गंगा नदी जो है वह झेलम की एक सहायक नदी है और यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास से यहाँ पर जो है झेलम में मिल जाती है। तो झेलम जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बॉर्डर बनाती है और यह सिंधु नदी की सहायक है। किसकी है? इंडस की एक सहायक नदी है। तो यह
पाकिस्तान में जा कर के मिल जाती है किससे, सिंध नदी से। और इस तरह से यह झेलम, इसकी एक सहायक नदी है क्या, किशन गंगा नदी। और एक बात और बता दें, झेलम नदी को पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलम। जम्मू कश्मीर में झेलम। और वैदिक संस्कृत साहित्य में इसको वितस्ता कहा गया है। क्या कहा गया है, वितस्ता। क्या कहा गया है, वितस्ता नदी, वितस्ता नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। चित्रकूट नहीं है, ये चित्रकूट है। यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो चित्रकूट नहीं है, तो इसलिए यह उत्तर प्रदेश में भी नहीं है और यह है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आंसर है, कहाँ पर है यह, इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पर है, इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ये बस्तर प्लेट्यू छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। और इसी पर एक जो है जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। तो इस प्रकार से है इसका, चित्रकूट जलप्रपात भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है तथा इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। जोर पोखरी झील, डोडीताल झील, जोर पोखरी झील, डोडीताल झील और आपका इधर रूपकुंड झील। क्या, रूपकुंड झील और रेड हिल्स झील। तो इसका आंसर है रूपकुंड झील को रहस्यमय झील की संज्ञा दी जाती है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में एक हिम झील है, यानी क्या है, स्नो लेक क्या, रूपकुंड। इसी पेज के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस प्रकार से, आइए देखते हैं। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। फुलहर झील, यह यूपी में है। कोलेरो झील, लेक कोलेरो आंध्र प्रदेश। फिर हमीरसर झील, जो हमीरसर झील है वह आपकी कहाँ पर है, वो आपकी स्थित है, एक मिनट, इधर इसका आंसर है हमीरसर झील जो है, हमीरसर झील। कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, जबकि अंचार झील श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये रहा। इसी से अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बर्फ़ से ढकी झील जिसका नाम है घेपन झील घेपन कहाँ है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में है कि जम्मू कश्मीर में है। तो इसका आंसर जो है वह है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति झील एरिया में। कहाँ पे है, लाहौल स्पीति एरिया में, लाहौल स्पीति एरिया में है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है घेपन झील। क्या नाम है, घेपन झील। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति में। बाकी बड़ी बड़ी झीलें अष्टमुडी केरल है, पुलिकट तमिलनाडु है, रूपकुंड है उत्तराखंड में। अभी आपने पढ़ा सूरजकुंड हरियाणा में है, रूपकुंड और सूरजकुंड। रूपकुंड अभी आपने पढ़ा, रूपकुंड किसके लिए फेमस है, रहस्यमय झील कहते हैं इसको, रूपकुंड। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। यानी पूरे साल में, एक वर्ष में सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा किस राज्य में होती है, अरुणाचल में, सिक्किम में, केरल में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, ठीक है, लेकिन जब इसका आंसर आया हुआ है तो 2019 का लेटेस्ट जो डाटा है उस हिसाब से देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, आप इसको देखिए। प्रश्नकाल में इस प्रश्न का उत्तर सिक्किम था, परंतु वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत राज्यों का वर्षा विवरण इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़ों पर आधारित है इस प्रकार से। अरुणाचल प्रदेश में ये मिलीमीटर में वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा तो 2433 मिलीमीटर, सिक्किम में 2740 किलोमीटर,
मिलीमीटर, केरल में 3,119 किलोमीटर मिलीमीटर, जम्मू कश्मीर में 1,324। तो इस हिसाब से चारों विकल्प में देश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो है 4 विकल्प में से इसमें किस में हो रही है? सबसे ज़्यादा हो रही है केरल में 3,119 में। लेकिन अगर क्वेश्चन आए देश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा इस समय कहाँ होती है? गोवा में होती है, ठीक है, 4,489 मिलीमीटर, 4,489 मिलीमीटर। ध्यान रहे ये राज्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राज्य की। और एक क्षेत्र विशेष या स्थान की बात हो तो मासिन राम कहाँ पर? मेघालय, चेरापूंजी के पास है मासिन राम। और एवरेज वार्षिक वर्षा वाला राज्य सर्वाधिक कहाँ है? गोवा में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है आपका कथन और कारण का। तो कथन है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारी हवाओं की मेखला में पड़ता है। उत्तर पूर्वी व्यापारी हवाओं की मेखला में पड़ता है। ये आपका रहा उत्तर पूर्वी व्यापारी हवाओं की मेखला। उत्तर पूर्वी व्यापारी आपका बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, और इधर से आपका जो है ये इक्वेटर भूमध्य रेखा, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में विपरीत दिशाओं में हवा चलती हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमने के कारण इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं इस तरह से। तो ये जो तट पूरा है ये आपका घिरा रहता है चक्रवातों से। लेकिन ये 30 डिग्री 0 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में आता है। तो यहाँ पर जो है इधर चलने वाले इस तरह से जो विंड्स चलती हैं, एक बार फिर से यहाँ बताते हैं आपको। ये आपकी इस तरह से हवाएं चलती हैं नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक पवनें, नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक पवनें चलती हैं, ठीक है। तो वो दोनों तरफ चलेंगी, ठीक है, दोनों तरफ चलेंगे इंडिया के। यहाँ भी चलेंगे इस तरह से, इधर भी चलेंगे और इधर भी चलेंगे। तो ये कोई कारण नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो क्षेत्र है वो इन हवाओं के क्षेत्र में ज़रूर आता है, दोनों क्षेत्र आते हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। विकल्प होगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। तो रेगुड़ यानी काली मिट्टी है, तो कपास के लिए होती है, तो ये कैंसिल है विकल्प। जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी ये मैदानों में होती, तो मैदानी भागों में चाय के बागान होते नहीं हैं। अब बची अम्लीय या क्षारीय, तो इसका विस्तार देख लेते हैं। आइए, चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? चाय बागानों के लिए, टी प्लांट्स के लिए गहरी अम्लीय अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा कारण इन बागानों को पर्वतीय ढालों पर लगाया जाता है। तो चाय के बागान हमेशा कहाँ मिलते हैं? पर्वतीय ढालों पर ही मिलते हैं, ठीक है। कहाँ? कर्नाटका, असम, दार्जिलिंग इत्यादि। तो चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? अम्लीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? अम्लीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन।